आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 23 जो है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, जिसमें आलोचना से संबंधित मैंने क्वेश्चन लिया था। तो उसी का जो क्वेश्चन बचा हुआ था आज के प्रैक्टिस में हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आज के प्रैक्टिस सेट में जो है आलोचना के महत्वपूर्ण कथन जो है, महत्वपूर्ण आलोचकों ने जो कथन कहा है उस कथन से संबंधित मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में उन क्वेश्चन लिया है। तो आप लोग एक बार सरसरी नज़र से आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस सेट को आज का जो प्रैक्टिस सेट है सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि कथन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसा कि अभी 2-3 दिन बाद तो पेपर होने वाला है, तो आप लोग फटाफट जो है एक बार रिवीजन के तौर पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रसाभास को रस की कौन सी कोटि माना है? आचार्य शुक्ल ने रसाभास को रस की कौन सी कोटि माना है? उत्तम कोटि का, मध्यम कोटि का, निकृष्ट कोटि का, या इनमें से कोई नहीं? आचार्य शुक्ल ने रसाभास को रस की कौन सी कोटि माना है, ये प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्यम कोटि का। अगला प्रश्न देखते हैं, रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाले आलोचक कौन हैं? नामवर सिंह, मुक्तिबोध, डॉक्टर नगेंद्र या अज्ञेय? रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाले आलोचक इनमें से कौन हैं? राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा हैं, किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा, यह किसने कहा है? ये क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत? राइट आंसर है इसका सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस ग्रंथ का भाग है? हिंदी साहित्य की भूमिका का, हिंदी साहित्य की आदिकाल का, मध्यकालीन धर्म साधना या नाथ संप्रदाय का? भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का किस ग्रंथ का भाग है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य की भूमिका का। अगला प्रश्न है, कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती, यह किसने कहा है? कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती, यह जो है किसने कहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र। मैं सीधे जो है क्वेश्चन का राइट आंसर बताती जाऊंगी, है ना, चारों ऑप्शन पढ़ने में टाइम लगेगा, तो आप लोग देखते रहिए। अगला प्रश्न है, अरस्तु का काव्यशास्त्र आलोचना कृति के लेखक कौन है? अरस्तु का काव्यशास्त्र, इस आलोचना की रचनाकार जो है कौन है इनमें से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र का आलोचना है ये अरस्तु का काव्यशास्त्र। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचना किसका है? नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचना किसका है? ये आलोचना भी डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, सुमित्रा नंदन पंत, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति। सुमित्रा नंदन पंत जो है 1938 में है, ये जो है 1938 में है। आधुनिक हिंदी नाटक 40 में है, 1940, और विचार और अनुभूति 1949 में है, ये 1949 में है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचना कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। प्रश्न है, शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचना कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य साहित्यिकी। हमारे साहित्य निर्माता जो है 1934 में है, 1934 है। कवि और काव्य जो है 36 में है। साहित्यिकी जो है 38 में है।
1938 में है। बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साकेत एक अध्ययन किसकी रचना है? साकेत एक अध्ययन किसकी रचना है? तो ये रचना जो है डॉक्टर नगेंद्र की है। अगला प्रश्न देखते हैं, आलोचना कृति ये जो आलोचना है निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में है? आलोचना कृति निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में है? ये जो है 3 खंडों में है। अगला प्रश्न है, इलाचंद जोशी की आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन काल क्या होगा? इलाचंद जोशी की आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन काल का सही अनुक्रम बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा। ऐसे आप लोग इसको याद कर लीजिए। जैसे इलाचंद जोशी ने साहित्य सर्जना किया, फिर विवेचना किया, फिर विश्लेषण किया, तब जाके देखा परखा। अब जो है साहित्य साधना जो है 1940 में है, ये जो है 1940 में है, और विवेचना 43 में है, 43। विश्लेषण 54 में है, 1954। देखा परखा 47 में है, 57, 1947। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक इनमें से कौन हैं? नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा है। ये जो आलोचना है नई कविता और अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की आलोचना कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की आलोचना कृतियों का सही प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रगतिवाद, साहित्यानुशीलन, आलोचना की समस्याएं, मान और साहित्य। प्रगतिवाद जो है 1946 में है, साहित्यानुशीलन जो है 55 में है, 1955। आलोचना के मान 1958, और साहित्य की समस्याएं जो है वो भी 1958 में है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं, इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है ये बताना है। तो इनमें से जो है वाद विवाद संवाद जो है डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है, बाकी तीनों डॉक्टर नगेंद्र की है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से नामवर सिंह की कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन काल की दृष्टि से नामवर सिंह की आलोचना का सही अनुक्रम क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छायावाद, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज। छायावाद जो है 1955 में है, 1955। कहानी नई कहानी जो है 1965 में है, 65। कविता के नए प्रतिमान ये जो है 68 में है, और दूसरी परंपरा की खोज 82 में है, दूसरी परंपरा की खोज 82 में है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आलोचकों के मुख से आलोचना कृति का रचनाकार कौन है? ये जो आलोचना है आलोचक के मुख से, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नामवर सिंह है। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता क्या है किसकी आलोचना है? कविता क्या है किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कामायनी का अध्ययन की समस्याएं किसका है? कामायनी के अध्ययन की समस्याएं किसका है? देवराज का, नगेंद्र का, वासुदेव सिंह का या मलयज का? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र का। देखते हैं अगला प्रश्न, छायावाद का पतन किसने किया? सॉरी, मैंने इस तरीके से मतलब मैंने याद किया है तो मेरे मुंह से निकल गया। छायावाद का पतन किसने किया, है ना? ऑप्शन सी हमारा राइट होगा।
छायावाद का पतन आलोचना जो है डॉक्टर देवराज का है, तो राइट आंसर हमारा सी होगा। दोआब, दोआब जो है किसको कहा जाता है, दोआब का कवि किसको कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह को। यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रेमचंद और उनका युग, ये आलोचना किसका है, प्रेमचंद्र और उनका युग किसका है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर रामविलास शर्मा का। कमायनी एक पुनर्विचार किसका है, कमायनी एक पुनर्विचार किसका है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुक्तिबोध का। कमायनी एक पुनर्विचार जो है मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न है, नई कविता का आत्मसंघर्ष किसका है, नई कविता का आत्मसंघर्ष किसका है, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न है, नए साहित्य और सौंदर्य शास्त्र किसका है, नए साहित्य और सौंदर्य शास्त्र आलोचना जो है किसका है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न है, अधूर साहित्यकार, अधूर साहित्य, अधूरे अधूर नहीं है यहाँ पे, अधूरे साहित्यकार होगा, अधूरे साहित्यकार किसका है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेमीचंद्र जैन की आलोचना है ये अधूरे साहित्यकार। अगला प्रश्न, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, ये किसकी आलोचना है, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड किसकी आलोचना है, यह आलोचना जो है रांगे राघव की है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इतिहास और आलोचना, ये किसकी आलोचना है, इतिहास और आलोचना किसकी आलोचना है, यह आलोचना जो है डॉक्टर नामवर सिंह की है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य और समाजशास्त्र की भूमिका, ये आलोचना किसकी है, साहित्य और समाजशास्त्र की भूमिका किसकी आलोचना है, ये आलोचना जो है मैनेजर पांडे का है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं किसकी आलोचना है, ये आलोचना जो है ऑप्शन ए हमारा राइट होगा गिरिजा कुमार माथुर का है। अगला प्रश्न, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये किसका है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस, ये आलोचना किसकी है, ये आलोचना जो है विजय देव नारायण शाही का है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवलेखन किसका है, हिंदी नवलेखन किसका है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी का। भाषा और संवेदना किसका है, भाषा और संवेदना किसका है, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। कमायनी का पुनर्मूल्यांकन किसकी आलोचना है, कमायनी का पुनर्मूल्यांकन किसकी आलोचना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब यहाँ पे कंफ्यूज में आप लोग आ सकते हैं, कमायनी का पुनर्विचार जो है मुक्तिबोध का है और यहाँ पे दिया है कमायनी का पुनर्मूल्यांकन, तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, आधुनिक कविता यात्रा किसकी है, आधुनिक कविता यात्रा किसकी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। कविता के साक्षात्कार, कविता के साक्षात्कार किसकी आलोचना है, इसका राइट आंसर होगा मलयज, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न है, संवाद और एकालाप, संवाद और एकालाप आलोचना किसका है, ये भी जो है मलयज का ही है, संवाद और एकालाप आलोचना जो है मलयज का है। उपन्यास, अगला प्रश्न है, उपन्यास का पुनर्जन्म किसकी आलोचना है, उपन्यास का पुनर्जन्म किसकी आलोचना है, राइट आंसर होगा परमानंद श्रीवास्तव का है, ये उपन्यास का पुनर्जन्म परमानंद श्रीवास्तव का है, ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से हम कथन पे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण कथन है उससे संबंधित मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है, देखिए आप लोग ध्यान से यहाँ पे।
हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है, ये किसने कहा है? हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है, ये किसका कथन है? ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला देखते हैं। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है, यह कथन किसका है? हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है, यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आचार्य शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया, यह कथन किसका है? यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है। इसको आप लोग याद रखिएगा, कल्पनात्मक, जहाँ पे कल्पना की बात आती है वहाँ पे जो है जयशंकर प्रसाद राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य और एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपने अनेकता में अनंत, यह कथन किसका है? यह कथन जो है महादेवी वर्मा का है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर लिखते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है महादेवी वर्मा का है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है। अच्छा कलाकार अपने युग का मुख्य और मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है डॉक्टर गुलाब राय का है, राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए, यह कथन किसका है? कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए, यह कथन जो है सुमित्रा नंदन पंथ का है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यह कथन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है, यह कथन किसका है? राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है, यह कथन जो है मुक्ति बोध का है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता, कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है, यह कथन किसका है? यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता, कविता के नई प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है डॉक्टर नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न देखते हैं। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है डॉक्टर नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न है, नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी, यह कथन किसका है? नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति थी जो छायावाद में निराला की है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह का, यह कथन जो है डॉक्टर नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न देखते हैं। कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त, यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शांति प्रिय द्विवेदी का है।
अगला प्रश्न देखते हैं। कविता अंतर्जगत की वाणी और भावनाओं का सुघड़तम रूप है। यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शांतिप्रिय द्विवेदी का कथन है ये। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी प्राणवत्ता और गुणों की कठोरता चाहते हैं कि वह फिर से मनीषियों के अध्ययन और मनन की वस्तु बन जाएं। यह कथन किसका है? यह कथन जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए। यह कथन किसका है? हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए। यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा प्रेमचंद का कथन है ये। अगला देखते हैं, किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास न हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। यह कथन किसका है? किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास ना हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है श्रीकांत वर्मा जी का है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, निराला की निजी संसार उनकी कविता का उतना ही आवश्यक हिस्सा है जितना वह समाज जिसमें वे जी रहे हैं। यह कथन किसका है? निराला जी का निजी संसार उनकी कविता का उतना ही आवश्यक हिस्सा है जितना वह समाज जिसमें वह जी रहे हैं। यह कथन किसका है? यह कथन जो है कुंवर नारायण का है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। यह कथन किसका है? मुक्तिबोध को अंधेरे में जो उनकी कविता है उसके बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे, मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है रामविलास शर्मा का है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे पता लगता है कि हाँ जो मैंने पढ़ाया वो सार्थक है या नहीं है। बस और कुछ नहीं, थोड़ा सा मनोबल हमारा जो है बढ़ जाता है, खुशी होती है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।